मार्केट टॉक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो का टॉपिक इन्वेस्टमेंट होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता क्या है। इन्वेस्टमेंट एक तरीके की असेट होती है जिसका पर्पस उसके ऊपर इनकम जनरेट करना और एप्रिसिएशन अचीव करना होता है। सपोज़ मैंने 100 रुपये किसी जगह पे लगाए और मेरा पर्पस है कि वो 100 रुपये के ऊपर मुझे 10 रुपये 20 रुपये कुछ बढ़ कर के मिले, वो ही इन्वेस्टमेंट होता है, उसे ही निवेश बोलते हैं। इसके बारे में हम और डिटेल से समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। आज की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। महंगाई को कवर करने के लिए, सबसे बड़ी चीज़, महंगाई को कवर करने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और इसके साथ में जो हमारे पास में पैसा है उसके ऊपर कुछ एप्रिसिएशन मिले, वो हमें अमाउंट बढ़कर मिले, इसके लिए इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। कुछ हमारे ड्रीम्स भी होते हैं सब, लाइक कोई किसी को घर ख़रीदना है, किसी को कार ख़रीदनी है, किसी को सुपर बाइक ख़रीदनी है, तो सबके ड्रीम्स होते हैं। तो ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। इसके साथ में कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कुछ फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, लाइक चिल्ड्रन एजुकेशन, हायर एजुकेशंस हो गई, बच्चों की शादी हो गई, लाइक ये बहुत सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उनकी वजह से भी हमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और एक और रीज़न आता है रिटायरमेंट प्लानिंग, कि आज तो आप कमा रहे हो लेकिन रिटायरमेंट के जब आप रिटायर हो जाओगे तो आपके पास में कोई अर्निंग सोर्स तो होना चाहिए ना एटलीस्ट, तो उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की जाती है। तो ये थे कि किन रीज़न से, किन आवश्यकताओं की वजह से हमें इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करनी पड़ती है। कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो इंडिया में अवेलेबल हैं। सबसे इजी तरीके से अगर किसी को इन्वेस्ट करना है पैसे को, वो सिंपल सा लेमन तरीके से अगर डालते हैं तो सेविंग अकाउंट में रखते हैं लोग। लेकिन सेविंग अकाउंट के ऊपर 2.75%, 3%, 4% पर एनम, इट्स नॉट सफिशिएंट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़। इसके बाद ऑप्शन आते हैं रैकरिंग डिपॉजिट हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया। फिर इसके अलावा आते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स हो गए, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स हो गई, सुकन्या समृद्धि योजना हो गई, गवर्नमेंट के कुछ बॉन्ड्स आते हैं, गोल्ड रिलेटेड बॉन्ड्स आते हैं, रियल एस्टेट अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, और म्यूचुअल फंड्स हो गए, डायरेक्ट इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट जैसे बोलते हैं, कमोडिटी मार्केट हो गया। तो ये सब इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। इनके अंदर जो भी आपको जिस तरीके से भी, जो आपकी रिस्क कैपेसिटी है, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, जो भी सब चीज़ें देखने के बाद में आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इन्वेस्टमेंट का आइडियल ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, कि कितने टाइम के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर इस चीज़ का एक सिंपल वर्ड के अंदर अगर आंसर ढूंढें तो इसका आंसर होगा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म से बेस्ट कोई भी टाइम नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आज हम 5 दिन के लिए बोले कि इन्वेस्टमेंट, तो 5 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे को हम पार्क कर रहे हैं, आइडल मनी को सिर्फ़ और सिर्फ एप्रिसिएशन के लिए, या फिर वो रखी हुई है, इससे अच्छा किसी जगह पे लगेगी, काम आ जाएगा, उसके लिए हो सकता है वो। बाकी इन्वेस्टमेंट जो होता है, वो इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म विज़न के साथ होता है। तो इन्वेस्टमेंट का जो आइडियल ड्यूरेशन है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। 3 साल, 5 साल, 10 साल, मिनिमम 5 साल 10 साल होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का विज़न। और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर किसी इंसान को 5 साल बाद में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, कि वो 5 साल बाद में उस इन्वेस्टमेंट से पैसे निकालेगा, तो उसके लिए 5 साल ठीक है। अगर किसी को रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही 20 साल तक, 30 साल तक, तो 30 साल भी कर सकता है। लेकिन जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे इन्वेस्टमेंट को, उतनी ही अच्छी रिटर्न्स आएंगे। लॉन्ग रन के अंदर
सबसे बड़ी चीज़ एवरेज कोस्टिंग के थ्रू जो मार्केट की वोलेटिलिटी की रिस्क होती है वो ख़त्म हो जाती है। साथ में कंपाउंडिंग फैक्टर इतनी स्पीड से वर्क करता है आपकी रिटर्न को डबल करने में, आपके अमाउंट को, इन्वेस्टमेंट अमाउंट को डबल करने के अंदर अनएक्सपेक्टेड तरीके से। आपने आज अमाउंट किया इन्वेस्ट, 5 साल में जो रिटर्न मिलेगी उसको कंपेयर करो आप 10 साल में जो मिलेगी उसको कंपेयर करो 15 साल में जो मिलेगी, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिलेंगी आपको। तो जितना हो सके आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए रखो, 15 साल 20 साल, अगर हो सके ज़्यादा के लिए रखो। जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म रखोगे उतनी ही ज़्यादा रिटर्न्स आएंगे आपके पास में। अब बात आती है कि ये डिसाइड कैसे करें कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मेरे लिए सूटेबल है। तो उसके लिए आपको कुछ फैक्टर्स हैं, उनके ऊपर आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि ये चीज़ें मैच कर रही है तो आप उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जाइए। आप पहले तो ये देखो कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितना है, आप कितनी रिस्क एक्सेप्ट कर सकते हो, कितनी रिस्क सहन कर सकते हो। अगर आप हाई रिस्क एक्सेप्ट कर सकते हो कि भाई ठीक है, मैं अगर इतनी वोलेटिलिटी आती है मार्केट में मैं सहन कर लूँगा, तो आप डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में जाओ, बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। 200 का शेयर 500 का भी हो जाता है, 200 का शेयर 100 रुपये का भी रह जाता है, 50 रुपये का भी रह जाता है। अगर आप रिस्क को एक्सेप्ट करते हो तो एक डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में भी जा सकते हो, आप कमोडिटी में भी जा सकते हो। लेकिन आप अगर रिस्क एक्सेप्ट कर नहीं सकते तो आपको फिर कुछ फिक्स रिटर्न वाले ऑप्शन चाहिए, लाइक फिक्स डिपॉजिट हो गया या फिर कोई बॉन्ड्स हो गए, गोल्ड हो गया। तो इस तरीके के आइटम में जा सकते हैं आप। दूसरी चीज़ कि आपको ड्यूरेशन डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका ओरिजिन क्या है, इन्वेस्टमेंट ओरिजिन कितने टाइम के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट ओरिजिन सपोज़ 10 दिन के लिए हो ही नहीं सकता, 10 दिन का इन्वेस्टमेंट ओरिजिन तो, लेकिन जितना छोटा होगा उसके अंदर आपको रिस्क फैक्टर भी देखना है, आपको इन्वेस्टमेंट का टाइम भी देखना है कि इतने टाइम के अंदर ये रिस्क इतनी ज़्यादा रहेगी, अगर मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा बढ़ाऊँगा तो रिस्क कम हो जाएगी। वो सब चीज़ें देखनी है आपको। एक देखना है कि इन्वेस्टमेंट के अंदर लिक्विडिटी कितनी है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव तो ठीक है, लॉन्ग टर्म है, लेकिन इन सम अनसर्टेन सिचुएशंस अमाउंट निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है हमें। कुछ ज़रूरत आ गई कि भाई पैसे निकालने ही पड़ेंगे अब इन्वेस्टमेंट से, तो उसकी लिक्विडिटी भी तो होनी चाहिए ना इन्वेस्टमेंट की, कि आज मुझे लिक्विडिटी चाहिए उसके अंदर। अगर मैंने गोल्ड के अंदर डाल दिया तो गोल्ड को मैं हैंड टू हैंड बेच करके पैसे एनकैश कर लूँगा। अगर मैंने रियल एस्टेट के अंदर डाल दिया, मैंने कोई प्रॉपर्टी ख़रीद ली, तो उसको बेचने में टाइम लगेगा। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि उसके अंदर लिक्विडिटी है कितनी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं वो सब चीज़ें। तो जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करें तो उन सब चीज़ों को देखें जो आपको अफेक्ट कर सकती है फ्यूचर में और एट प्रेजेंट। ज़्यादा वो चीज़ें देखें जो फ्यूचर में आपको इफेक्ट कर सकती हैं। रिस्क भी देखें, उसका ड्यूरेशन कितना है, उसकी लिक्विडिटी कितनी है, और भी जो फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को, उन सबको कंसिडर करें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करते टाइम। अब बात आती है कि व्हाट इज़ द राइट वे टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमेशा डाइवर्सिफाई होना चाहिए। डाइवर्सिफाई से मतलब है कि इन्वेस्टमेंट को जितना ज़्यादा आप अलग अलग ऑप्शंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी ही ज़्यादा रिटर्न्स के चांसेस होते हैं। अगर एक कहावत है कि अगर आप सब एक ही जगह पे पैसे लगाते हैं तो उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा रिटर्न्स की एक्सपेक्ट आप कर नहीं सकते। अगर आप अलग अलग जगह पे पैसे लगाते हैं तो उसके अंदर बहुत ही अच्छे ढंग से रिटर्न आने के चांसेस होते हैं। सपोज़ आपने एक ही जगह पैसे लगाए, सपोज़ आपने टाटा मोटर्स के अंदर पैसे लगा दिए, और अगर टाटा मोटर्स का शेयर बढ़ गया तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, अगर टाटा मोटर्स का शेयर गिर गया तो आपका इन्वेस्टमेंट गिरेगा। लेकिन इसी जगह पे आपने किसी म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसे डाले तो उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू आपको अलग अलग कंपनी के अंदर पैसा गया, तो अलग अलग कंपनी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे उन कंपनी की शेयर प्राइस के अंदर वॉलेटिलिटी आएगी, अप एंड डाउन आएगा, उसी तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होगा।
तो जितना ज़्यादा आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकें इन्वेस्टमेंट के अंदर, उतने ही ज़्यादा रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है, कुछ लोग बोलते हैं यार मेरा तो पैसा मेरी अलमारी में ठीक है। भाई जिनको ये लगता है कि मेरा पैसा मेरी अलमारी में ठीक है, वो ठीक उनको लग रहा है, लेकिन वो पैसा उनको लग रहा है कि उतना ही है, लेकिन वो एक्चुअल में उतना पैसा रहता नहीं है। अगर आपकी अलमारी के अंदर आज 1000 रुपये रखे हुए हैं और आज उन 1000 रुपये के अंदर आप जो भी सामान परचेज़ कर सकते हो, 5 साल बाद में उस 1000 में वो चीज़ मिलेगी नहीं आपको। वो 1000 रुपये दिखेंगे 1000, लेकिन उनकी वैल्यू इतनी डाउन हो जाएगी। इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, महंगाई आज हर चीज़ को खा रही है। पेट्रोल पहले 60 रुपये 70 रुपये था, आज 110 रुपये 115 रुपये हो गया। दूध 30-40 रुपये लीटर था, 60-70 रुपये लीटर दूध हो गया। हर चीज़ की रेट बढ़ रही है। एजुकेशन अगर का खर्चा देखें, पहले जो चीज़ें हायर एजुकेशन अगर कोई कोर्स है 20 लाख रुपए थी उसकी फ़ीस, 35 लाख 40 लाख रुपए। मेडिकल एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो गए। तो अलमारी के अंदर कैश रखने से कुछ नहीं होगा। वो आपको दिख रहा है कि वो कैश उतना रखा हुआ है, लेकिन उसकी जो परचेजिंग पावर है वो ख़त्म हो जाती है। तो कैश को अलमारी में मत रखो। हाँ, कैश अपने पास में रखना चाहिए इमरजेंसी के लिए, बट इतना ज़्यादा भी मत रखो कि आपको उसके ऊपर एटलीस्ट डेप्रिसिएशन तो ना लगे कैश के ऊपर। परचेजिंग पावर क्यों ख़त्म करते हो पैसे की? तो पैसा है उसको लगाओ काम के ऊपर, खुद भी काम करो, पैसे को भी काम करने दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को हिट करें, जिससे इस चैनल पे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। थैंक यू।